Bismillahirrahmanirrahim. Now it is our last lecture on the topic of seizure disorder and epilepsy. And what we were discussing different drugs. We have discussed so far 16 drugs used in different types of seizures in the treatment of seizure disorder and epilepsy. Now the 17th drug, that is lacosamide. If we talk about the mechanism of action of lacosamide, it enhances the slow inactivation of voltage gated sodium channel and binding collapsing response mediator protein 2. इससे ये होगा कि जो होगा वो स्लो जो इनएक्टिवेशन जो होगी वो सोडियम चैनल की जो होगी वो एनहेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से ये फिर जो एक्शन पोटेंशियल जो एक्सट्रीम पे चला जाता है, यानी जो आउटबर्स्ट हो जाता है एक्शन पोटेंशियल का, वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगा. इट इज़ वाटर सॉल्युबल ड्रग. वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी क्या है? 20 मिलीग्राम पर ml, यानी इट इज़ रियली ए वेरी गुड हाईली वाटर सॉल्युबल ड्रग एंड कम्प्लीटली ओरली बायोअवेलेबल. ऑलमोस्ट 100% इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी मौजूद है. एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की अगर हम बात करें, एडल्ट इनिशियली 50 मिलीग्राम ट्वाइस डेली और 100 मिलीग्राम पर डे. द डोज में बी इंक्रीज at weekly interval by 100 milligram per day, given as two divided doses to a daily dose of 200 to 400 milligram per day. यानी 400 milligram per day तक आप जा सकते हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करके और वीकली इंटरवल से, और फिर जो है वो आप जो है इसको ये मैक्सिमम डोज तक पहुंच सकते हैं. द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस इन चिल्ड्रन यंगर देन 17 years of age हैव नॉट बीन इस्टेब्लिश. लिहाजा 17 ईयर्स से अंडर ये जो ड्रग जो है लेकोसामाइड इज़ नॉट रिकमेंडेड. इसके अलावा इसकी जो ओरल इंट्रावेनस रिप्लेसमेंट थेरेपी है ये भी अवेलेबल है. व्हेन स्विचिंग फ्रॉम ओरल डोज, द इनिशियल टोटल डेली इंट्रावेनस डोज शुड बी इक्वलेंट टू द टोटल डेली डोज ऑफ डोजेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरल डोज. उसकी वजह यही है कि ओरल डोज की बायोअवेलेबिलिटी भी ऑलमोस्ट 100% है, आईवी की तो होती है, यानी इक्वलेंट डोज जितनी डोज ओरल जा रही थी उतनी ही डोज आप आईवी देंगे, यानी वही इक्वलेंट होगी, और जिस फ्रीक्वेंसी से ओरली दे रहे थे उसी फ्रीक्वेंसी से आईवी देंगे. नाउ प्रीकॉशन इन मॉनिटरिंग इफेक्ट्स, इसमें भी ये इशू है सुसाइडल बिहेवियर एंड सुसाइडल आइडिएशन, यानी आइडिया डेवलप होना सुसाइड का. ऑब्जर्व एज अर्ली एज 1 वीक आफ्टर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट. पहले हफ्ते में ही इस तरह के इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, लिहाजा इस पर रैम प्रोग्राम एप्लीकेबल होगा. कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स की बात करें तो हम PR इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, यानी जो ECG होता है उसमें PR इंटरवल जो होता है वो प्रोलॉन्ग होने लगता है. डोज डिपेंडेंट है ये, यानी डोज ज़्यादा होगी तो होगा, कम होगी तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा. एसिम्प्टोमेटिक AV ब्लॉक, एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक वॉज ऑब्जर्व इन 0.4% ऑफ पेशेंट हु रिसीव दिस ड्रग. लिहाजा पेशेंट का ECG मॉनिटर करते रहें वाइल द पेशेंट इज ऑन लेकोसामाइड. अच्छा, इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन एंड फ्लूटर ऑब्जर्व्ड इन 0.5% ऑफ पेशेंट्स हु बीन ट्रीटेड विद लेकोसामाइड. लिहाजा अगेन बिकॉज ऑफ दिस इशू फिब्रिलेशन एंड फ्लूटर, again you need to monitor the patient and observe the ECG time to time. Syncope observed in 1.2% patient who have been treated with lacosamide, mostly in patients who receive dosage above 400 milligram per day. इसी वजह से 400 milligram per day से ज़्यादा डोज जो है वो इसकी रिकमेंडेड नहीं है. साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? डिजीनेस है, हेडेक है, डिप्लोपिया है यानी डबल विजन, नॉजिया एंड वोमिटिंग, एटेक्सिया मीन्स लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन लिम्स एंड मसल्स, वर्टाइगो, ब्लड विजन एंड रैश. रैम प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली क्योंकि सुसाइड और दूसरे एडवर्स इफेक्ट हैं, इसलिए टू इन्फॉर्म द पेशेंट्स ऑफ द पोटेंशियल रिस्क ऑफ सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर दैट कुड अकर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. लिहाजा रैम प्रोग्राम इस पर एप्लीकेबल है और पेशेंट की काउंसलिंग ज़रूरी है. इसके अलावा पेशेंट ख़ुद भी अपनी ड्रग के बारे में जाने और अपनी डिजीज़ के बारे में जाने, इसी वजह से मेडिकेशन गाइड मस्ट बी डिस्पेंस विद दिस ड्रग और विद दिस प्रोडक्ट. सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन इस ड्रग के क्या है? डज नॉट अफेक्ट द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कंकमिटेंट एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन. तो कोई इस तरह का जो है वो कोई ख़ास साइड इंटरेक्शन मौजूद नहीं है.
लो पोटेंशियल फॉर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, और क्योंकि ये किसी और ड्रग की कंसंट्रेशन पर असरअंदाज नहीं होता और कोई दूसरी ड्रग इसकी कंसंट्रेशन पर असरअंदाज नहीं होती, लिहाजा इस ड्रग का जो पोटेंशियल है ड्रग इंटरेक्शन का वो बहुत ही मिनिमल है। तो ये था लेकोसामाइड। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज रोफिनामाइड। इफ यू टॉक अबाउट द रोफिनामाइड, डज नॉट अफेक्ट द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अदर एंटी सीजर ड्रग। इसमें भी यही है कि ये दूसरी ड्रग्स जो होती हैं उनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन पर कोई असरअंदाज किसी किस्म का नहीं होती। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रोफिनामाइड का क्या है? लिमिट्स एक्सेसिव फायरिंग ऑफ सोडियम डिपेंडेंट एक्शन पोटेंशियल, यानी एक्शन पोटेंशियल जो सोडियम गेट से होता है, सोडियम चैनल से होता है, उसको लिमिट करती हैं यानी कम करती हैं। इन पर्टिकुलर प्रोलॉन्गेशन ऑफ द इनएक्टिव स्टेट ऑफ चैनल, यानी जो इसका जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उसको प्रोलॉन्ग करते हैं। इट्स ओरल बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीजेस व्हेन एडमिनिस्टर्ड विद द फूड, लिहाजा इसको फूड के साथ लेना चाहिए ताकि इसकी बायोअवेलेबिलिटी प्रॉपर आए। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की अगर हम बात करें, अगेन इन एडल्ट्स इनिशियली 400 to 800 milligram every 2 days until the maximum daily dose of 3200 milligram daily administered in 2 equally divided doses। ठीक है, तो इसकी ये स्टार्टिंग डोज 400 to 800 मिलीग्राम एवरी 2 डेज और उसके बाद फिर मैक्सिमम डोज तक आहिस्ता आहिस्ता आप ले जाएंगे जो कि है 3200 मिलीग्राम डेली। चिल्ड्रंस की अगर हम बात करें तो 4 years एंड ओल्डर इनिशियली 10 मिलीग्राम पर केजी, इंक्रीमेंट एवरी अदर डे इंक्रीमेंट करते जाएं डोज का टू ए डोजेज ऑफ 45 मिलीग्राम पर केजी पर डे, और 3200 मिलीग्राम पर डे बच्चों में भी जा सकते हैं इतनी हाई डोज पर, एडमिनिस्टर्ड 2 इक्वली डिवाइडेड डोज है। प्रीकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट रोफिनामाइड के क्या है? ओके, तो प्रीकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट क्या है? फर्स्ट इज द अगेन suicidal behavior and ideation observed as early as 1 week after starting the treatment। तो अगेन इस पर भी रैम प्रोग्राम एप्लीकेबल होगा। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स क्या है? शॉर्टनिंग ऑफ द क्यूटी इंटरवल शॉर्ट होगा अप टू 20 मिली सेकेंड। इसके अलावा मल्टी ऑर्गन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सच एज रैश एंड फीवर, ये भी जो है इससे चांसेस हैं कि हो सकता है। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट की अगर हम इसकी बात करें तो डिजीनेस कॉज करेगा, नोजिया है, डिप्लोपिया है, एटैक्सिया है, ओलिगोमेनोरिया है, लिम्फ एडिनोपैथी है एंड हेमेटोरिया कॉज कर सकता है। रैम प्रोग्राम की अगर हम बात करें टू इन्फॉर्म पेशेंट्स ऑफ पोटेंशियल रिस्क ऑफ सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर दैट कुड अकर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, लिहाजा इसकी काउंसलिंग करनी ज़रूरी है और पेशेंट को भी खुद पढ़ने के लिए भी मटेरियल दें। दैट इज़ वाई मेडिकेशन गाइड मस्ट बी डिस्पेंस विद दिस प्रोडक्ट। सिग्निफिकेंट इंटरैक्शन रोफिनामाइड के क्या है? डज नॉट अफेक्ट द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कंकमिटेंट एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन एंड लो पोटेंशियल फॉर ड्रग इंटरैक्शन, इसी वजह से इसका भी जो ड्रग इंटरैक्शन का पोटेंशियल है वो बहुत लो है। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज वीगैबेट्रिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इररिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ गाबा ट्रांस अमाइनेज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटाबॉलिज्म ऑफ गाबा, यानी ये जो गाबा ट्रांस अमाइनेज एंजाइम है ये इसको इनहिबिट कर देते हैं जिसकी वजह से गाबा डिग्रेड नहीं होता। जब गाबा डिग्रेड नहीं होगा तो क्योंकि ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो फिर ये न्यूरॉन्स पर इनहिबिटरी इफेक्ट डालेगा और वो जो एक्सेसिव हाइपर सिंक्रोनस न्यूरोनल डिस्चार्ज हो रहा था यानी एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरॉन हो रही थी वो सप्रेस हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोजेज की बात करें तो एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन 16 years ऑफ एज इनिशियली 1000 मिलीग्राम डेली in 2 divided dosage and total daily dose could be increased in 500 milligram increment at weekly interval, यानी वीकली इंटरवल से 500 मिलीग्राम बढ़ाते जाएं और डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स यानी उस हद तक ले जाएं जिस पर ये रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए। 16 years ऑफ एज एंड ओल्डर सेम एज एडल्ट डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी यही डोज 16 years एंड ओल्डर पर रिकमेंडेड है। अच्छा, प्रीकॉशन एंड मॉनिटरिंग इफेक्ट वीगैबेट्रिन के क्या है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कंसिडर करने ज़रूरी है। बिकॉज विजन लॉस एंड पेरिफेरल विजुअल फील्ड डिफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन 30% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन। विजन लॉस हो जाना यानी कंप्लीट विजन लॉस। पेरिफेरल विजुअल फील्ड यानी पेरिफेरल विजुअल फील्ड का मतलब ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप
देख रहे हैं सामने की तरफ, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आपके दाएं बाएं यानी पेरिफेरल साइड का भी होता है कि जैसे ख़ास तौर से कार ड्राइव करते वक्त कि कोई गाड़ी दाएं बाएं से तो नहीं आ रही, तो उसका भी डिफेक्ट हो जाता है, यानी आपको दाएं बाएं से कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आएगी। तो ये भी ऑब्जर्व हुआ है 30% ऑफ द पेशेंट हु आर टेकिंग वीगाबेट्रिन। In some cases it could damage the central retina and may decrease the visual acuity, यानी आपकी जो विजुअल फील्ड है, विजुअल एक्विटी है, उसको कम कर देती है बिकॉज ऑफ डैमेज इन सेंट्रल रेटिना। सो ए बेस लाइन विजन टेस्टिंग शुड बी conducted not later than 4 weeks after starting the वीगाबेट्रिन followed every 3 months। तो लिहाजा बेस लाइन विजन टेस्टिंग शुड बी कंडक्टेड, ठीक है, यानी एज ए 4 वीक्स आफ्टर, यानी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उसके बाद एवरी वीक तक 4 वीक तक, 1 महीने तक हर हफ्ते इसको टेस्ट करते रहें आई को कि किसी किस्म का आई पे कोई इशू तो नहीं आ रहा, और अगर इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके तो एवरी 3 मंथ्स पे फिर टेस्टिंग ज़रूरी है। द ऑनसेट ऑफ विजन लॉस एंड अकरेंस ऑफ इट वेरीज एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। कब ये होगा इसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। द विजन लॉस इज़ इरिवर्सिबल एंड मे गेट वर्स आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ थेरेपी। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि विजन लॉस जो है वो इरिवर्सिबल है, यानी ठीक नहीं होगी एक दफ़ा आई साइड जो विजन लॉस अगर हो गया। इफ़ द पेशेंट डज नॉट शो सब्सटेंशियल क्लिनिकल बेनिफिट विद इन 2 to 4 weeks ऑफ इनिशिएशन when used in children and adults within 3 months, the drug should be discontinued। 2 से 4 हफ्ते तक देखें, ठीक है, और चिल्ड्रन और एडल्ट में ख़ास तौर से 3 महीने तक के अंदर अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर ये ना दें, क्योंकि खामखा में आप ये आई के जो है वो लॉस की तरफ पेशेंट को लेके या उस रिस्क में ना डालें। इसके अलावा वीगाबेट्रिन का जो एक और इशू है दैट इज़ एबनॉर्मल MRI signal changes, magnetic resonance imaging signal changes characterized by increased T2 signal and restricted diffusion in symmetric pattern involving in the gray matter of the brain, जिसमें थैलेमस, बेसल गैंग्लिया और ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम शामिल है, have been reported in some infants receiving वीगाबेट्रिन फॉर इन्फेंटाइल स्पेसम। यानी जो है क्या मसला होगा कि जो ये ब्रेन के जो पार्ट हैं थैलेमस, बेसल गैंग्लिया, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम, इसमें जो ग्रे मैटर है वो जो है उसमें एबनॉर्मेलिटी वाक़ई होगी। These abnormalities are generally transient and resolve upon drug discontinuation। और ये इशू जो था, जो ग्रे मैटर का था, ये बच्चों में देखा गया, ख़ास तौर से इन्फेंट्स में, जब उनको इन्फेंटाइल स्पेज़म के लिए वीगाबेट्रिन दी गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एबनॉर्मेलिटीज़ ट्रांजिएंट थी, टेम्पररी थी और रिजॉल्व हो गई जब ड्रग को डिसकंटिन्यू किया गया। एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करें, एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ वीगाबेट्रिन, सोमनोलेंस यानी नींद बहुत आना, फटीग, लाइट हेडेडनेस, सर जो है वो बहुत हल्का हल्का सा फील होना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एनीमिया। डिप्रेशन डेवलप इन 12% ऑफ पेशेंट, तो 12% बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। एंड देयर वर नो सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव एडवर्स इफेक्ट, यानी जो हवाज़ खमसा है उस पर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होगा। रैम प्रोग्राम की अगर हम बात करें, डेफिनेटली विजन लॉस का तो बहुत बड़ा इशू है। So REM program is applicable to increase awareness and reduce the risk of treatment including vision loss and suicidal thoughts and behavior। The FDA approved REM program include medication guide, यानी medication guide भी दें आप उसको, communication plan यानी communicate भी करें पेशेंट को, element to ensure the safe use कैसे करनी है medication, and implementation system requiring prescriber and pharmacy certification and patient enrollment, यानी prescriber और जो फार्मासिस्ट हो, जो यानी फिजिशियन और फार्मासिस्ट हो, वो भी रैम प्रोग्राम का सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन वीगाबेट्रिन का क्या है? डज नॉट अफेक्ट द प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ कंकमिटेंट एंटी कन्वल्सिव मेडिकेशन, एक तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा सप्रेस ALT एंड AST एंजाइम एक्टिविटी इन अप टू 90% पेशेंट एंड मे प्रीक्लूड द यूज़ ऑफ टेस्ट टू डिटेक्ट द हेपेटिक इंजरी। तो लिहाजा इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो है वो ALT और AST टाइम टू टाइम कराते रहें, ये चेक करते रहें कि जो है कोई किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी तो डेवलप नहीं हो रही इस पेशेंट में, इस वजह से इसको जो है वो कंसिडर करना ज़रूरी है। इसके साथ ही हमने कॉमनली यूज जो ड्रग्स हैं वो सारी कंप्लीट कर ली हैं, और अब हम आ रहे हैं टेबल 37.8 पे। टेबल 37.8 हमें बताएगा सम लेस कॉमन ड्रग्स यूज in the treatment of
seizure disorder and epilepsy. Now here table 37.8 where less common drugs used in practice. Like पहली ड्रग है मीफोबार्बिटॉल, लेवल इंडिकेशन ग्रैंड मैल एपिलेप्सी, पेटेट मैल एपिलेप्सी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू फिनोबार्बिटॉल, ठीक है, यानी बाद में ये कन्वर्ट हो जाती है फिनोबार्बिटॉल में अगर हमें ज़रूरत हो. इंडिकेटेड व्हेन फिनोबार्बिटॉल मस्ट बी डिक्रीज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ड्राउजीनेस एंड हाइपर एक्साइटेबिलिटी की इंडिकेशन में भी एंड मूड डिस्टर्बेंसेस में भी यूज़ की जाती है. हाफ लाइफ इसकी 11 to 16 आवर. प्लाज्मा कंसनट्रेशन का डेटा नहीं है हमारे पास, नॉट एप्लीकेबल है. थेरेप्यूटिक रेंज इन एडल्ट डोज 400 to 600 मिलीग्राम. मोड ऑफ एलिमिनेशन लिवर है और मेजर प्रोटीन बाइंडिंग 40 to 60% है. मीफेनिटॉइन, टोनिक क्लोनिक सीजर, साइकोमोटर, स्टेटस एपिलेप्टिकस यूज विद फेनिटॉइन टुगेदर विद मोर सेडेटिव कंपेयर टू फेनिटॉइन. इसकी जो हाफ लाइफ है 95 आवर है विद एक्टिव मेटाबोलाइट और ये इसकी जो है वो थेरेप्यूटिक रेंज है. लिवर इज़ ग्रेटर देन रीनल, यानी लिवर एलिमिनेशन ज़्यादा है कंपेयर टू रीनल के. 90% प्रोटीन बाइंडिंग है. एथोटाइन, टोनिक क्लोनिक सीजर, साइकोमोटर सीजर यूज एज ए सेकेंड लाइन थेरेपी इन टॉक्सिक थेरेपी. लेस टॉक्सिक हैज़ लेस इफेक्ट ऑन देन द फेनिटॉइन, ठीक है. हाफ लाइफ इसकी मेंशन है. टोटल प्लाज्मा कंसनट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर में. थेरेप्यूटिक रेंज लिवर इज़ द रूट ऑफ एलिमिनेशन और प्रोटीन बाइंडिंग नॉट एप्लीकेबल. मेथस्ट्रेक्सिमाइड है एब्सेंस सीजर में, डज नॉट प्रेसिपिटेट द टोनिक क्लोनिक सीजर. फेनसेक्सिमाइड एब्सेंस सीजर में, लेस टॉक्सिक एंड लेस इफेक्टिव देन सक्सिनामाइड. अच्छा, पैरामीथाडोन एब्सेंस सीजर में, यूजफुल व्हेन अदर सीजर एग्जिस्ट विद एब्सेंस सीजर. नोट, डू नॉट यूज़ विद मीफेनिटॉइन क्योंकि सीरियस एडवर्स इफेक्ट होंगे. ट्राईमेथाडोन एब्सेंस सीजर में, यूजफुल व्हेन अदर सीजर एग्जिस्ट विद एब्सेंट सीजर्स. नोट, डू नॉट यूज़ विद मीफेनिटॉइन. इसके अलावा प्रीगाबेलिन भी यूज़ होती है सिंपल पार्शल सीजर में और ये इसका प्रोफाइल और डोजेज रिकमेंडेशन यहाँ पर टेबल में मौजूद है. तो इस तरह से ये जो है वो ड्रग्स जो हैं लेस कॉमनली यूज ड्रग्स हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीजर डिसऑर्डर और सीजर इशू. तो ये टेबल आप जो है आपके पास के लिए इम्पॉर्टेंट है. इसमें हाफ लाइफ भी इनकी मौजूद है, थेरेप्यूटिक कंसनट्रेशन भी मौजूद है, थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ एडल्ट डोज कितने मिलीग्राम पर डे तक जा सकते हैं वो मौजूद है, रूट ऑफ एलिमिनेशन मौजूद है और प्रोटीन बाइंडिंग के अगर इशू है तो वो भी मौजूद है. ना ये तो ट्रीटमेंट हमने ड्रग के कर लिया. अब अदर देन ड्रग आप और क्या कर सकते हैं, यानी अगर ड्रग ट्रीटमेंट नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा या ड्रग नहीं दी जा सकती तो फिर आप क्या कर सकते हैं. The first is the vagus nerve stimulation. Vagus nerve stimulation is also technique. It is used as adjunctive therapy for adults and children above 12 years of age whose partial seizure are refractory to anti-epileptic medication. यानी जब partial seizure सिर्फ जो मेडिकेशन से रिफ्रैक्टरी हो रहा है यानी अनएबल टू मैनेज, तो फिर साथ में एज एडजंक्टिव थेरेपी वेगस नर्व स्टिमुलेशन भी की जाती है. तो ये भी एक हमारे पास तरीका है. कैसे होगी. ए प्रोग्रामेबल सिग्नल जनरेटर दैट इज इम्प्लांटेड इन द पेशेंट्स लेफ्ट अपर चेस्ट हैज़ बाईपोलर VNS लीड, वेगस नर्व स्टिमुलेशन लीड, दैट कनेक्ट द जनरेटर टू द लेफ्ट वेगस नर्व इन द नेक, ठीक है, लेफ्ट जो कनेक्ट होती है वेगस नर्व से जो नेक में है. एंड ए प्रोग्रामिंग वैन यूज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं और कम्युनिकेट किए जाते हैं नॉन इन्वेसिवली, कोई इन्वेसिव टेक्निक नहीं है, फ्रॉम द जनरेटर. एंड हैंड हेल्ड मैग्नेट यूज फॉर पेशेंट और केयर गिवर टू मैन्युअली टर्न द स्टिमुलेटर ऑन और ऑफ. और जो इसमें जो इसका ऑन और ऑफ का मैकेनिज्म है वो पेशेंट या केयर गिवर के हाथ में होता है कि जब वो चाहे तो उसको स्टार्ट कर ले और जब चाहे तो स्टॉप कर दे. द इम्प्लांटेशन प्रोसीजर यूजुअली लास्ट 1 आवर अंडर जनरल अनेस्थीसिया. इसका जो इम्प्लांट किया जाता है वो जो टेक्निक को इसको जो इसका जो जनरेटर होता है, जो इसकी चिप कह लीजिए, ये जनरेटर जो होता है वो 1 आवर प्रोसीजर होता है जनरल अनेस्थीसिया में. वंस प्रोग्राम्ड द जनरेटर विल डिलीवर intermittent stimulation at the desired setting until the additional programming is entered. जनरेटर लगाने के बाद ये जब इम्प्लांट कर दिया जाएगा तो ये
जो है वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा उतने ही सिग्नल से, उतनी ही रेडियो फ्रिक्वेंसी से जितना इसको सेट किया गया है। हाँ, अगर कोई चेंजिंग की ज़रूरत है तो उसकी प्रोग्रामिंग में कोई ना कोई चेंजेस हम कर सकते हैं। ये है वेगस नर्व स्टिमुलेशन। अच्छा, लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? अगर तमाम ट्रीटमेंट ऑप्शन फेल हो गए, सब कुछ फेल हो गया, अब हमारे पास सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इफ़ सीजर डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ड्रग थेरेपी, सर्जरी में बी परफॉर्म टू रिमूव द एपिलेप्टोजेनिक ब्रेन रीजन, यानी जहाँ से एपिलेप्सी जनरेट हो रही है ब्रेन में, तो उस रीजन को रिमूव किया जाए। द मोस्ट कॉमन इज कॉर्टिकल एक्सीजन विच इज़ कॉल्ड लोबेक्टोमी। ठीक है, कॉर्टिकल एक्सीजन, लोबेक्टोमी यानी कॉर्टिकल का पार्ट निकाल देना। बिटवीन 70 and 80% ऑफ द पेशेंट हु हैव एंटीरियर टेम्पोरल लोब लोबेक्टोमी हैव फ्यू सीजर्स, यानी फ्यूअर सीजर्स, यानी सीजर बहुत कम हो जाते हैं। 70 to 80% पेशेंट में जिसमें एंटीरियर टेम्पोरल लोब की को रिमूव किया गया। बिटवीन 30 to 40% ऑफ पेशेंट हु हैव फ्रंटल लोब लोबेक्टोमी हैव फ्यूअर सीजर्स। ठीक है, तो जिनको फ्रंटल लोब में को रिमूव किया गया है पार्शली, उनमें 30 to 40% जो है वो जो सीजर्स की क्वांटिटी कम हो जाती है। इंडिकेशन क्या है सर्जरी की? इंडिकेशन फॉर सर्जरी आर इंट्रैक्टेबल और डिसेबलिंग सीजर रिकरिंग फॉर 6 to 12 मंथ, 6 से 12 महीने से शदीद किस्म के बार बार मेडिकल ट्रीटमेंट से जो मैनेजेबल नहीं है वो सीजर वाकई हो रहा है। एंड शुड बी कंसिडर्ड फॉर पेशेंट विद मेडिकली रिफ्रैक्टरी सीजर्स, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ अनएबल टू मैनेज, उन पेशेंट में सीजर को कि ये जो सर्जरी है फिर कंसिडर की जाएगी। सर्जरी की अगर हम बात करें तो एक हमारे पास सर्जरी है इन स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी। इन स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी द सर्जन यूज 3-dimensional coordinates guide in needle through a hole drilled in the skull, यानी छोटा सा सुराख बना के ड्रिल करके स्कल में वो 3-dimensional टेक्निक से नीडल इंसर्ट करते हैं। एंड देन उस नीडल से क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय द एबनॉर्मल पाथवे वाया स्मॉल इंट्रासेरेब्रल इंसीजन, यानी जो पाथवे है जहाँ से जो है वो एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज होता है उसको उस नीडल से डैमेज किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी। इसके अलावा अदर सर्जिकल अप्रोचेस भी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इंक्लूड टेम्पोरल लोब रिसेक्शन, टेम्पोरल लोब का कंप्लीटली या पार्शल रिमूवल ऑफ द टेम्पोरल लोब टिप, सिर्फ टिप रिमूव की, या सेरेब्रल हेमिस्फेरेक्टोमी, सेरेब्रल हेमिस्फेयर के जो पार्ट है उसको निकाल दिया। तो ये तमाम टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं सर्जरी में, जिससे जो है वो सीजर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। नाउ कॉम्प्लिकेशंस, the another important part is complications of epilepsy. First is the convulsive status epilepticus, जो कि एक, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। क्यों इमरजेंसी कंडीशन है? बिकॉज दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड रिपीटेशन ऑफ जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर विद नो रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन सीजर। मुसलसल अटैक पे अटैक हुए जा रहे हैं टोनिक क्लोनिक सीजर के, और कॉन्शियसनेस रिकवर नहीं हो रही। ठीक है, दिस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में परसिस्ट फॉर आवर्स और इवन डेज। ठीक है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। इफ़ लास्ट लॉन्गर देन 1 hour सीवियर परमानेंट ब्रेन डैमेज में रिजल्ट, और ये ब्रेन डैमेज क्यों होगा? बिकॉज ऑफ एनॉक्सिया, यानी ऑक्सीजन की कमी से। कॉजेज़ क्या हैं इसके स्टेटस एपिलेप्टिकस के? कॉजेज़ ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इंक्लूड पुअर थेराप्यूटिक कंप्लाइंस, यानी जो ड्रग है वो प्रॉपरली नहीं ली जा रही, इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, या नियोप्लाज्म कैंसर हो गया, अल्कोहल विड्रॉवल, ड्रग ओवरडोज एंड मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस, इनमें से कोई भी फैक्टर हो सकता है। नाउ द मैनेजमेंट, अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ए पेशेंट एयर वे मस्ट बी मेंटेन, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन रहे। इफ़ द कॉज ऑफ द कंडीशन इज अननोन, डेक्सट्रोज 50% इन वाटर, मीन 25 to 30 ml इज गिवन वाया IV इन केस हाइपोग्लाइसीमिया इज द कॉज। ठीक है, अगर कॉज अननोन है तो फिर डेक्सट्रोज 50% इन वाटर दें बाय IV रूल, और क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होगा। इफ़ द सीजर परसिस्ट, अगर फिर भी परसिस्ट करता है, डाइजीपाम 10 mg इज एडमिनिस्टर्ड वाया
IV at a rate not exceeding 2 milligram per minute until the seizure stop or 20 milligram has been given. डाइजिपाम 10 मिलीग्राम एडमिनिस्टर करेंगे IV रूट, कितनी डोज से? IV इन्फ्यूजन का रेट क्या होना चाहिए? 2 मिलीग्राम पर मिनट, और फिर उसको बढ़ाते जाएंगे जब तक देते रहेंगे जब तक के सीजर स्टॉप नहीं हो जाएंगे, या ये कि मैक्सिमम डोज 20 मिलीग्राम तक आप ना पहुंच जाए। इसके अलावा आप और क्या दे सकते हैं एज अनदर ट्रीटमेंट? डाइजिपाम नहीं है, फेनिटॉइन और फॉस्फेनिटॉइन देन is then administered via IV no faster than 50 milligram per minute to a maximum dose of 11 to 18 milligram per kg। ठीक है, तो 50 मिलीग्राम पर मिनट से आप इसको इन्फ्यूजन को चलाएंगे कि टोटल डोज 11 से 18 मिलीग्राम पर kg जाए। ब्लड प्रेशर इज मॉनिटर टू डिटेक्ट हाइपोटेंशन, क्योंकि फेनिटॉइन हाइपोटेंशन कॉज करती है। इफ़ दीज मेजर्स डू नॉट स्टॉप द सीजर, अगर ये भी अब स्टॉप नहीं कर पा रहे, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन, फिर अब आप इसमें से कोई एक ड्रग देंगे इस प्रोटोकॉल से, जो कि अब नीचे मेंशन किया जा रहा है। ऑप्शन 1 डाइजिपाम, ऑप्शन 2 फिनोबार्बिटॉल। डाइजिपाम किस तरह से देंगे? दोबारा, डाइजिपाम इज गिवन एज एन IV ड्रिप ऑफ 50 to 100 मिलीग्राम डाइल्यूटेड इन 500 ml डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। 500 ml डेक्सट्रोज हो, ठीक है, 500 ml 5% डेक्सट्रोज हो, उसमें 50 to 100 मिलीग्राम डाइजिपाम डालेंगे और फिर उसको इन्फ्यूज़ करेंगे एट ए रेट ऑफ 40 ml पर आवर अंटिल द सीजर स्टॉप। ठीक है, 40 ml पर आवर से ये इन्फ्यूजन रेट से डाइजिपाम चलेगी विद डेक्सट्रोज। या फिर फिनोबार्बिटॉल इज गिवन एज एन IV इन्फ्यूजन ऑफ 8 to 20 मिलीग्राम पर kg इस डोज से एंड नॉट फास्टर देन 100 मिलीग्राम पर मिनट, 100 मिलीग्राम से ज़्यादा ना जाए पर मिनट में। तो इन दोनों में से कोई एक ड्रग जाएंगे। अच्छा, इसके बाद फिर देखेंगे अगर इन दोनों में से भी कोई एक ट्रीटमेंट आपने दिया और फिर भी अब भी सीजर कंट्रोल नहीं आए तो क्या करेंगे? इफ़ सीजर कंटिन्यू डिस्पाइट मेजर देन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज देन टेकन, फिर हम इसमें से कोई स्टेप लेंगे। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग, सब में से कोई एक। पहला, पैराएल्डिहाइड इज गिवन वाया IV इन ए डोजेज ऑफ 0.1 to 0.1 ml पर kg डाइल्यूटेड टू 4% सोल्यूशन इन नॉर्मल सलाइन। ठीक है, 4% सोल्यूशन नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके देंगे पैराएल्डिहाइड 0.1 to 0.15 ml पर kg। या फिर लिडोकेन देंगे। लिडोकेन इज गिवन इन एन IV लोडिंग डोज ऑफ 50 to 100 मिलीग्राम फॉलोड एन इन्फ्यूजन ऑफ 1 to 2 मिलीग्राम पर मिनट। ठीक है, तो जो इन्फ्यूजन रेट हो वो ये होगा, लोडिंग डोज होगी 50 to 100 मिलीग्राम और फिर इन्फ्यूजन चलेगा लिडोकेन का 1 से 2 मिलीग्राम पर मिनट। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया इज इंड्यूस्ड विद वेंटिलेटरी असिस्टेंस, यानी वेंटिलेटर के साथ, एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेज इज नेसेसरी, यानी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज वाली ड्रग हैं वो भी दे सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया इज़ रियली वेरी पावरफुल। अच्छा जनाब, दूसरी जो कंडीशन है, कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज नॉन कन्वल्सिव स्टेटस एपिलेप्टिकस, जिसमें कन्वल्जन नहीं है। दिस कंडीशन प्रेजेंट एज रिपीटेड एब्सेंट सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बार बार एब्सेंट सीजर या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर के अटैक होंगे, रिपीटेड। द पेशेंट्स मेंटल स्टेटस फ्लक्चुएट। ठीक है, मेंटल स्टेटस फ्लक्चुएट होगा, कन्फ्यूजन होगी, इम्पेयर्ड रिस्पॉन्सेज आएंगे एंड ऑटोमेटिज्म आर प्रोमिनेंट, यानी ऑटोमेटिक मूवमेंट, बॉडी की इनवॉलेंट्री मूवमेंट बढ़ जाएगी। इनिशियल मैनेजमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स इंट्रावेनस डाइजिपाम देंगे। कॉम्प्लेक्स पार्शियल स्टेटस एपिलेप्टिकस में नेसेसिटेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच ड्रग एज फेनिटॉइन और फिनोबार्बिटॉल। ठीक है, अगर एब्सेंट सीजर है तो फिर डाइजिपाम, और अगर कॉम्प्लेक्स पार्शियल स्टेटस एपिलेप्टिकस है तो फिर फेनिटॉइन या फिर फिनोबार्बिटॉल दी जाएगी। तो ये थी कॉम्प्लिकेशन विद एपिलेप्सी। नाउ अगर क्योंकि ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है और फीमेल में भी होती है, तो फिर अगर सीजर डिसऑर्डर हो और प्रेगनेंसी हो तो फिर उस सूरत में क्या करें? एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें, अबाउट 0.5% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज अकर इन वुमेन विद एपिलेप्सी, यानी टोटल प्रेगनेंसी में 0.5% प्रेगनेंसीज होंगी वो उन वुमेन की होंगी जिनको एपिलेप्सी है। तो इसके लिए सबसे पहले प्री कंसेप्शन काउंसलिंग ज़रूरी है। द रिस्क फॉर मदर एंड फीटस शुड बी डिस्कस इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फीटल
malformation associated with anti-epileptic drugs and other genetic factors। यानी काउंसलिंग में मदर को ये या फैमिली को ये बता दिया जाए कि इससे क्या क्या फीटस को नुकसानात हो सकते हैं, रिस्क क्या है फीटस को और मदर को, और रिस्क ऑफ फीटल मेलफॉर्मेशन क्या है बिकॉज ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, और जेनेटिक फैक्टर्स या जेनेटिक डिसऑर्डर क्या पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा, काउंसलिंग के बाद अगर कोई वीमेन प्रेग्नेंट है तो अब ड्रग थेरेपी क्या की जाए। इफ़ द पेशेंट इज सीजर फ्री फॉर एटलीस्ट 2 ईयर विड्रॉवल ऑफ ड्रग शुड बी कंसिडर्ड। ठीक है, इस पर हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। इफ़ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग थेरेपी इज नेसेसरी स्विच टू ए मोनोथेरेपी शुड बी मेड इफ़ पॉसिबल। और अगर ऐसा आप नहीं कर सकते विड्रॉ, तो फिर कोशिश करें कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जब आप देने जा रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो फिर मोनोथेरेपी की तरफ मूव करें। 5 एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस हैव बीन यूज और स्टडीड इन प्रेग्नेंट पेशेंट्स। ठीक है, यूज़ भी हुई हैं और स्टडी भी की गई है। वो कौन सी 5 मेडिकेशन है? कार्बामेज़ेपिन, फिनोबार्बिटॉल, फेनिटॉइन, प्रेमेडॉन एंड वैल्प्रोइक एसिड। ठीक है जनाब। इसके अलावा मोनोथेरेपी ऑफ लैमेट्रिजीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फाउंड नो टेराटोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, इसके भी जो है वो कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट नहीं आया। कंजेनाइटल malformation associated with these drugs include craniofacial abnormalities, यानी cranial nerve और facial cranial cavity और facial cavity abnormalities, cardiac defects, neural tube defect यानी spinal column defect, and most of the studies did not consider पैटर्नल जेनेटिक फैक्टर, यानी फादर की तरफ से कोई जेनेटिक फैक्टर नहीं था, एनवायरमेंटल फैक्टर, ड्रग डोजिंग और कॉम्बिनेशन थेरेपी। यानी ये स्टडी ड्रग की तो गई हैं यूज़, लेकिन फिर भी इनमें ये इफेक्ट आए हैं। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स इंटरफेयर विद द फोलेट मेटाबॉलिज्म। आमतौर पे ये फोलेट मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करती हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोलिक एसिड 4 मिलीग्राम डेली एंड मल्टीविटामिन डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ दीज मेलफॉर्मेशन, जो हम यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशली ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को मिनिमाइज करती है अगर फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की जा रही है। इसके अलावा विटामिन के 10 मिलीग्राम पर डे फॉर द लास्ट 1 to 2 months of gestation should be given, will help prevent neonatal hemorrhage, especially in case of phenytoin और फिनोबार्बिटॉल यूज़, ख़ास तौर से उन मदर के लिए जिनमें वो फेनिटॉइन या फिनोबार्बिटॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ कर रही है। इसके अलावा सीजर डिसऑर्डर्स एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, गाबापेंटीन, लेविटायरासीन, इथोसेक्सिमाइड, वेल्प्रोइड, ज़िनिसामाइड, प्रीगाबालिन, वीगाबाट्रिन, डायागाबिन do not affect the efficacy of oral contraceptives, so these drugs can be taken with oral contraceptives. Seizure disorder and the elderly population की अगर हम बात करें, the new generation anti-epileptic drugs such as levetiracetam and gabapentin may be more useful owing to low level of protein binding and safer साइड इफ़ेक्ट, यानी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल इनका ज़्यादा अच्छा है लेविटायरासेटम का और गाबापेंटीन का, तो ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इनके इंटरेक्शन भी दूसरी ड्रग के साथ कम है, क्योंकि एल्डरली एज में आमतौर पे पेशेंट ऑलरेडी काफ़ी मेडिकेशन पे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वो हाइपरटेंशन की मेडिकेशन ले रहे हैं, डायबिटीज़ के ले रहे हैं, इस वजह से। ऑल्सो द न्यूअर एजेंट्स ऑल्सो हैव लेस पोटेंशियल फॉर ड्रग इंटरेक्शन देन द एजेंट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द लेवर। इस पर भी हम बात कर चुके हैं क्योंकि इनके इंटरेक्शन कम है, तो फिर इस लिहाज से भी ये ड्रग इंटरेक्शन के प्रोफाइल के लिहाज से भी ये न्यू ड्रग्स जो हैं वो लेविटायरासेटम और गाबापेंटीन ज़्यादा बेहतर हैं एल्डरली पॉपुलेशन में। नाउ मॉनिटरिंग, फ्री सीरम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग लेवल शुड बी मॉनिटर्ड मंथली immediately before the next dose, and the dose should be adjusted to the lowest dose providing adequate control। ठीक है, जब भी आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दें तो उसको मॉनिटर करें मंथली बिफोर द नेक्स्ट डोज, और डोज शुड बी एडजस्टेड टू द लोएस्ट पॉसिबल डोज जिसमें एपिलेप्टिक फिट्स कंट्रोल में रहें। सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन शुड बी चेक्ड। ठीक है, अल्फा फीटोप्रोटीन जो कि एक बायोमार्कर है उसको चेक करें, एंड अल्ट्रासोनोग्राफी शुड बी परफॉर्म एट 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन टू एवेल्युएट ए फीटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्योंकि अल्फा फीटोप्रोटीन जो होगी वही बताएगी
कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रेगनेंसी में हो रहा है या नहीं हो रहा। एन ऑल्टरनेटिव टू दीज टेस्ट इज एमनियोसेंटेसिस। इसमें क्या करेंगे कि नीडल इंसर्ट करके एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे और उसमें कंसंट्रेशन चेक करेंगे अल्फा फीटोप्रोटीन की कि वो कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही, और उससे ये पता चलेगा कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं डेवलप हो रहा। तो एमनियोसेंटेसिस में हम जो है वो नीडल इंसर्ट करके एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, स्पेशली इफ़ द मदर इज़ टेकिंग वेल्प्रोइड और कार्बामेजिन। ख़ास तौर से वेल्प्रोइक एसिड या कार्बामेजिपिन ली जा रही है तो फिर ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करना चेक करना ज़रूरी है। कॉम्प्रिहेंसिव अल्ट्रासोनोग्राफी शुड बी परफॉर्म्ड एट 18 to 28 to 2 weeks of gestation for patient taking anti-epileptic drugs that cause cardiac anomalies। ठीक है, तो कार्डिक एनोमलीज चेक करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव अल्ट्रासोनोग्राफी करना ज़रूरी है इन 18 to 22 weeks of gestation। Intrapartum plans should include IV administration of short-acting benzodiazepine। यानी इंट्रापार्टम प्लान्स भी जब डिलीवरी होगी उसके जस्ट आफ्टर के बाद जो है आपने क्या करना है, शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन तैयार करके रखना है। इफ़ देयर इज़ ए कंसर्न अबाउट फीटल और मैटरनल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एडमिनिस्ट्रिंग IV फेनिटोइन एंड IM फिनोबार्बिटॉल शुड बी कंसिडर। अगर बेंजोडाइजेपिन से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का खदशा हो तो फिर IV फेनिटोइन या IM फिनोबार्बिटॉल भी ऑल्टरनेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। क्लॉटिंग स्टडीज शुड बी परफॉर्म्ड एंड 1 milligram विटामिन K शुड बी गिवन टू द इन्फेंट। ठीक है, ताकि क्लॉटिंग का इशू जो है वो ब्लीडिंग जो है वो ना हो। नर्स एंड फिजिशियन शुड बी अलर्टेड फॉर पॉसिबल हेमरेज ऑफ द इन्फेंट एंड अप्राइज दैट द इन्फेंट में एक्सपीरियंस एंटी एपिलेप्टिक ड्रग विड्रॉवल सिंड्रोम। कि इन्फेंट भी जो है वो, क्योंकि उसके ब्लड में भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जा रही होंगी क्योंकि मदर की वजह से, तो उसमें विड्रॉवल सिंड्रोम डेवलप हो सकती है, तो इसको भी मॉनिटर करना ज़रूरी है और मैनेज करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, सीजर डिसऑर्डर एंड एपिलेप्सी, इट्स मैनेजमेंट एज पर रिकमेंडेड गाइडलाइंस, and this is the last lecture which we have completed today on the topic of seizure disorder and epilepsy. Thank you very much.